India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रॉमा केयर अब जीवन का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने 112 हेल्पलाइन और पीएम राहत को लेकर दिए कड़े निर्देश। ट्रॉमा केयर अब अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा है। सभी एम्बुलेंस में जीपीएस लगेगा। 112 से लाइव जुड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने थानों में महिला वकीलों की सुरक्षा पर केंद्र राज्यों को नोटिस भेजा। समान गाइडलाइन की है मांग। ऑडियो सीसीटीवी, महिला अधिकारी की मौजूदगी, अलग रूम का सुझाव दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पॉक्सो केस में प्रोफेसर को बरी किया। 4 साल जेल काटने पर 10 लाख मुआवजा। टैक्स चोरी केस में बैंगलोर कोर्ट ने डीके शिवकुमार को शर्तों संग 2 साल विदेश यात्रा की अनुमति दी। शर्त तोड़ने पर अभियोजन यात्रा अनुमति रद्द हो सकती है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक रुख अपनाया है। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर ने साफ कहा कि सड़क हादसे के बाद मिलने वाली ट्रॉमा केयर कोई सुविधा नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का हिस्सा है। ये फैसला सेव लाइफ फाउंडेशन की याचिका पर आया। संगठन ने कोर्ट से कहा था कि हर साल लाखों लोग सिर्फ इसलिए जान गंवा देते हैं क्योंकि दुर्घटना के बाद उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब मौके पर मौजूद लोग पुलिस कोर्ट के चक्कर में फंसने के डर से 100, 108 या 102 पर फोन करने से कतराते हैं। कोर्ट ने इसे रिएक्टिव पैरालिसिस यानी कि प्रतिक्रियात्मक लकवा कहा। खून और दर्द देखकर गवाह का जम जाना यानी कि कानून झंझट का डर। इसी हिचक को तोड़ने के लिए कोर्ट ने बॉटम अप सिस्टम की बात की, यानी बदलाव नीचे से शुरू हो। अब आप आम आदमी से जो हादसे का पहला गवाह होता है उसे पता हो कि फोन उठाकर 112 डायल करना है, खून रोकना है, पीड़ित को गर्म रखना है और उसे पुलिस थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए कोर्ट ने 9 बड़े अंतरिम निर्देश दिए हैं और 4 महीने के बाद रिपोर्ट मांगी। सबसे पहला काम है देश भर की सभी इमरजेंसी हेल्पलाइन, चाहे 100 हो, 101, 102, 108 या 1033 या 1091 3 महीने में 112 के साथ तकनीकी रूप से जुड़ जाएंगी। अब किसी को नंबर याद रखने की जरूरत नहीं। 112 डायल करो और पुलिस, फायर, एम्बुलेंस सब एक साथ एक्टिव हो जाएंगे। राज्यों का इसका बड़े पैमाने पर प्रचार भी करना होगा। दूसरा, गुड समरितान यानी मदद करने वाले नेक लोगों को बचाने के लिए हर राज्य और जिले में शिकायत निवारण सिस्टम बनेगा। नोडल अफसर तय होंगे, हर महीने बैठक होगी और उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन डाला जाएगा ताकि अगर किसी मददगार को अस्पताल या पुलिस परेशान करे तो उसकी सुनवाई तुरंत हो। तीसरा, केंद्र सरकार 3 महीने में गंभीर चोट के मामलों के लिए एक राष्ट्रीय मेडिकल रेस्क्यू प्रोटोकॉल जारी करेगी। उसके बाद राज्य 3 महीनों में उसे लागू करेंगे। चौथा, हर रजिस्टर्ड एम्बुलेंस, सरकारी हो या प्राइवेट, उसमें AIS 125 मानक, जीपीएस और VLTD लगाना अनिवार्य होगा। ये सभी 112 से रियल टाइम जुड़ी रहेंगी। उनके रिस्पांस टाइम, उपकरण और इलाज की गुणवत्ता का हर 3 महीने में ऑडिट होगा। 5वां निर्देश ट्रेनिंग से जुड़ा है। NCAHP ने EMT यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का कोर्स पहले ही नोटिफाई कर दिया है। अब सभी राज्य 3 महीने में अपने संस्थानों को इसी कोर्स के मुताबिक ढालेंगे। डेटा के बिना इलाज अधूरा है, इसलिए छठा निर्देश, केंद्र 8 हफ्ते में ट्रॉमा रजिस्ट्री का फॉर्मेट देगा और राज्य 4 महीने में सभी अस्पतालों को जोड़कर अपनी रजिस्ट्री बना लेंगे।
सातवां यह है कि अस्पतालों की ग्रेडिंग अब सिर्फ नेशनल हाईवे तक सीमित नहीं रहेगी। स्टेट हाईवे, बड़े जिला रोड और शहरी इलाकों के अस्पताल भी 3 महीने में ग्रेड किए जाएंगे, ताकि पता चले कि कहाँ किस लेवल का ट्रॉमा सेंटर है। 8वां और सबसे अहम निर्देश पीएम राहत योजना को लेकर है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 को 8 हफ्ते में पूरी तरह चालू करना होगा। अस्पताल नामित होंगे, एसएचए को टीएमएस पर जोड़ा जाएगा। जिला पुलिस ई-डार पर तैनात होगी और डीसी के उप खाते 3 महीने में खुलेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि इसका पालन न करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। आखिर में 9वां निर्देश जन जागरूकता का है। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें देश भर में समान गाइडलाइन बनाने और लागू करने की मांग की गई है। इसका मकसद पुलिस थानों में खासकर देर शाम और रात के समय महिला वकीलों की सुरक्षा, गरिमा और संरक्षण सुनिश्चित करना है। याचिका में कहा गया कि अधिवक्ता कोर्ट के अधिकारी के रूप में न्याय व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है और उन्हें अक्सर अपने मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए थानों में जाना पड़ता है, लेकिन ऐसे राज्य नियंत्रित परिसरों में उनकी सुरक्षा के लिए कोई विशेष कानूनी ढांचा न होने से महिला वकील उत्पीड़न, धमकी और दुर्व्यवहार के जोखिम में रहती है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस याचिका पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया। जवाब 4 हफ्ते में देना है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस थाने राज्य के नियंत्रण वाले स्थान हैं और उसके पास बल प्रयोग का अधिकार है। ऐसे में राज्य का दायित्व बढ़ जाता है कि कोई भी व्यक्ति, खासकर महिला पेशेवर, उत्पीड़न या अपमान का शिकार न हो। जवाबदेही तंत्र, लैंगिक संवेदनशील प्रोटोकॉल और लागू करने योग्य सुरक्षा उपायों को कमी गंभीर संस्थागत खामी दिखाती है। ये याचिका एडवोकेट गीता जैन अग्रवाल ने दाखिल की है। इसमें भारत संघ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में पुलिस थानों में पुलिस अधिकारियों और महिला वकीलों के बीच बातचीत के लिए एक समान नीति और एसओपी बनाने का निर्देश मांगा गया है। याचिका में तर्क दिया गया कि महिला वकीलों को अक्सर मुकव्विलों की मदद के लिए थानों में जाना पड़ता है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है। सुरक्षा उपायों की कमी से महिला वकीलों पर पेशेवर जिम्मेदारी निभाने में डर का माहौल बनता है, जिससे वे खासकर देर रात थानों में जाने से कतराती हैं। ये उनके कानूनी पेशे के अधिकार को सीधे बाधित करता है। याचिका में कहा गया कि याचिका में हाल ही की घटनाओं का जिक्र किया गया। कर्नाटक में 23 फरवरी 2025 को एक महिला वकील के साथ थाने के अंदर पुलिस अधिकारी द्वारा कथित मारपीट हुई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। दूसरी घटना 21 मई 2025 की है, जब 30 हजारीबाग एसोसिएशन की कार्यकारिणी सदस्य महिला वकील के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 50 थाने में महिला पुलिसकर्मियों ने मारपीट कर दी। पुरुष पुलिसकर्मियों ने यौन उत्पीड़न किया और अवैध हिरासत में रखा। वो एक मुवक्किल की मदद के लिए गई थी। तीसरी घटना 3 दिसंबर 2025 को नोएडा के सेक्टर 126 थाने की है, जहां एक महिला वकील को मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने पर कथित तौर पर उत्पीड़न, मारपीट और हिरासत का सामना करना पड़ा। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के फैसले का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि थानों में महिला वकीलों की सुरक्षा को लेकर कानूनी शून्यता है और न्यायिक हस्तक्षेप से लागू करने योग्य सुरक्षा उपाय बनाने जरूरी हैं। याचिका में कई निर्देश मांगे गए हैं, जैसे कि महिला वकीलों की सुरक्षा के लिए राष्ट्र नीति, पुलिस से बातचीत के लिए एसओपी, पुलिस कदाचार की शिकायतों के लिए स्वतंत्र व समयबद्ध निवारण तंत्र और थानों में वकीलों की विजिट रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल एंट्री व मॉनिटरिंग सिस्टम। अन्य सुझाव ये रहे कि महिला वकीलों से बातचीत की ऑडियो के साथ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, फुटेज संरक्षण, रात में बातचीत के दौरान महिला पुलिस अधिकारी की अनिवार्य मौजूदगी, अलग इंटरैक्शन रूम, इमरजेंसी पैनिक अलर्ट सिस्टम, विजिट की स्टेशन डायरी में एंट्री, नोडल अधिकारी की नियुक्ति, पुलिस के लिए लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम और शिकायत करने पर वकीलों के खिलाफ प्रतिशोधी कार्रवाई से सुरक्षा। ये याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से दाखिल की गई है। अगली खबर, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में 4 साल जेल काट चुके प्रोफेसर को बरी कर दिया है। पत्नी और वकील की साजिश उजागर की 28 मई 2026 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक कॉलेज प्रोफेसर प्रताप दिग्गल को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने 16 साल की लड़की से रेप के आरोप में उन्हें 20 साल की सजा सुनाई थी। दिग्गल 4 साल से जेल में थे। जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्वा सिन्हा रॉय की खंडपीठ ने पाया कि प्रोफेसर को
पॉक्सो एक्ट के तहत उनकी अलग रह रही पत्नी रीता सोरेन और बेटे की गवाही के आधार पर फंसाया गया था। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की नाकामी और वकील के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण आरोपी ने 4 साल गलत तरीके से जेल में बिताए। पीठ ने कहा कि पीड़िता की गवाही विसंगतियों से भरी है और एकमात्र समर्थन उन गवाहों से आता है जिनका बदले का रिकॉर्ड है। 498A का केस, ऐसे में बुनियादी तथ्य ही कमजोर हैं। अविश्वसनीय या सिखाई गई गवाही से बचे गैप को अनुमान से नहीं भरा जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने दिग्गल को बरी किया और राज्य को 3 महीने के भीतर 10 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया। जांच अधिकारी और वकील पर कार्रवाई की सिफारिश कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक से सब इंस्पेक्टर निवेदिता कोले के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने माना कि कोले पक्षपाती और अविश्वसनीय गवाहों से प्रभावित हुई। साथ ही स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट जयदीप मुखर्जी पर भी कोर्ट सख्त हुआ। मुखर्जी पहले दिग्गल की पत्नी का 498A IPC का केस लड़ चुके थे। कोर्ट ने कहा कि मुखर्जी को इस केस से खुद हट जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी मुवक्किल और उसके बेटे की गवाही का इस्तेमाल अपीलकर्ता को फंसाने के लिए किया। दिग्गल सेरा रामपुर कॉलेज में प्रोफेसर थे और 4 साल से ज्यादा समय हिरासत में रहे। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह है, क्योंकि जिस एसपीपी ने पहले दिग्गल की पत्नी का प्रतिनिधित्व किया था, उसे ही पॉक्सो केस में नियुक्त करना पक्षपात का साफ जोखिम था। इसे पेशेवर कदाचार बताते हुए कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष को एडवोकेट मुखर्जी के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पहले से विरोधी हित रखते हुए कमजोर सबूत जानते हुए भी अनुमान के आधार पर सजा के लिए जोर देता है, तो ये पेशेवर कदाचार को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन में बदल देता है। एसपीपी के आचरण ने न्याय की गंभीर हत्या की है, जिससे एक शिक्षाविद 4 साल जेल में रहा। केस में खामियां, ये मामला 2022 का है। पीड़िता की बहन की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि पिता ने पीड़िता को पढ़ाई के लिए प्रोफेसर को सौंपा था, लेकिन उन्होंने कई बार उसके साथ यौन संबंध बनाए। वो भागने की कोशिश करती थी पर सफल नहीं हुई, लेकिन हाईकोर्ट ने माना कि पीड़िता का आरोपी के घर रहना ठोस और स्वतंत्र सबूत से साबित नहीं हुआ। पुलिस ने उन अन्य शिक्षकों से पूछताछ नहीं की जिनके आवास आरोपी के घर के आसपास थे। कोर्ट ने जोड़ा कि आरोपी की गैर मौजूदगी में उसके घर की तलाशी ली गई। पीड़िता के भागने की कोशिश का भी कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने आरोपी की अलग रह रही पत्नी और बेटे की गवाही पर पुलिस की अत्यधिक भरोसे पर सवाल उठाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पड़ोसी प्रोफेसरों से पूछे बिना सोचे समझे अलग रह रही पत्नी और बेटा अपीलकर्ता को फंसाने के लिए सही गवाह होंगे। पत्नी बेटे की जानकारी कैसे मिली? क्या पहले से जान पहचान थी? क्या आयु को पता था कि पत्नी की तरफ से 498A का केस लंबित है? जब घटनास्थल से अन्य गवाह मिल सकते थे तो इन्हें स्टार गवाह क्यों बनाया? कोर्ट ने पूछा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता की मेडिकल जांच निर्णायक नहीं थी। वजाइनल स्वैब लेने के बावजूद फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया। नतीजतन ट्रायल कोर्ट का दोषी फैसला रद्द कर आरोपी को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि गवाहों की जिरह ने अभियोजन का केस ध्वस्त कर दिया है। जो पीड़िता, उसकी बड़ी बहन और आरोपी की अलग रह रही पत्नी बेटे की पक्षपातपूर्ण गवाही पर टिका था। 10 लाख के मुआवजे को राज्य एसआई कोले पर एडवोकेट मुखर्जी से वसूल सकता है। दिग्गल को उनके खिलाफ हर जाने के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने की छूट दी गई है। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया कि वो 2017 के बाल दुष्कर्म और हत्या मामले में एकमात्र आरोपी एस दशवंत को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल करेगी। जस्टिस GR स्वामीनाथन और जस्टिस V लक्ष्मीनारायण की बेंच ने राज्य के बयान को रिकॉर्ड पर लेकर मामला निपटा दिया। ये बयान वकील वेंकटेश S की जनहित याचिका पर दिया गया। याचिका में दावा किया गया था कि दशवंत ने अपनी सजा और मौत की सजा को चुनौती देते समय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया था। याचिकाकर्ता ने दशवंत को बरी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्टूबर 2025 के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा क्यूरेटिव याचिका दाखिल न करने को चुनौती दी थी। PIL में कहा गया था कि दशवंत ने गलत तरीके से ये बात बताकर सुप्रीम कोर्ट से नियमित आपराधिक अपील का लाभ ले लिया कि मद्रास हाई कोर्ट ने उसे संविधान के अनुच्छेद 134 उपधारा 1 उपधारा C के तहत अपील की अनुमति दी थी।
अनुच्छेद 134 उपधारा 1 उपधारा सी के तहत हाईकोर्ट अगर प्रमाणित करे कि मामला अपील के योग्य है तो आपराधिक केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। हालांकि याचिकाकर्ता ने मद्रास हाईकोर्ट रजिस्ट्री से आरटीआई जवाब का हवाला देकर कहा कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किया गया था। इसके आधार पर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके उसके पहले के उस आदेश को वापस लिया गया जिसमें केवल सजा के सवाल पर सीमित नोटिस जारी किया गया था। बरी किए जाने के खिलाफ राज्य की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि दशवंत की अपील जिस प्रक्रियागत खामी से सुनी गई उसे देखते हुए राज्य को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर करनी चाहिए। मामला क्या है? ये मामला एक बच्ची के बलात्कार और हत्या से जुड़ा मामला है जो 5 फरवरी 2017 को अपने अपार्टमेंट परिसर से लापता हो गई थी। उसके पिता ने उसी रात मंगाड़ू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार पास के मंदिर के सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को दशवंत पर शक हुआ। उसे 8 फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दावा किया कि उसके खुलासे के बाद बच्ची का जला हुआ शव बरामद हुआ। ट्रायल कोर्ट ने 19 फरवरी 2018 को आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत दशवंत को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। मद्रास हाईकोर्ट ने 10 जुलाई 2018 को सजा और दोषी सिद्ध की पुष्टि कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में केवल सजा पर सीमित नोटिस जारी किया था, लेकिन फरवरी 2025 में उसने मामले को अनुच्छेद 134 उपधारा 1 उपधारा सी के तहत आपराधिक अपील में बदल दिया। 8 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन और ट्रायल में गंभीर खामियां बताते हुए दशवंत को बरी कर दिया। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बैंगलोर की एक अदालत ने कर्नाटक के मंत्री डीके शिव कुमार को 2 साल की अवधि में विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। कांग्रेस नेता ने टैक्स चोरी के मामले में जमानत की शर्त के तहत ये अनुमति मांगी थी। बैंगलोर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जज के.एन. शिव कुमार ने शिव कुमार द्वारा दायर आवेदन को कुछ शर्तों के साथ मंजूर किया। शिव कुमार ने आधिकारिक और व्यावसायिक उद्देश्यों से कई देशों की यात्रा की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने शिव कुमार को 2 साल की अवधि में अमेरिका, यूरोपीय देश, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अरब देशों की यात्रा की अनुमति दी है। शर्त यह है कि शिव कुमार को हर विदेश यात्रा का स्केड्यूल और विवरण पहले से जांच एजेंसी को बताना होगा। कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि जब भी निर्देश दिया जाए शिव कुमार को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर शिव कुमार इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो अभियोजन पक्ष विदेश यात्रा की अनुमति रद्द करने के लिए उचित आदेश मांगने को स्वतंत्र होगा। ये मामला डीके शिव कुमार, सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा, अंजनेय हनुमंतया और एन राजेंद्र के खिलाफ दर्ज टैक्स चोरी केस से जुड़ा है। ये केस 2017 में डीके शिव कुमार से जुड़े परिसरों पर छापेमारी के बाद दर्ज किया गया था। शिव कुमार के खिलाफ मामले 2015-16 से शुरू होने वाले 3 आयकर निर्धारण वर्षों से संबंधित हैं। आयकर विभाग ने उन पर 2 अगस्त 2017 को बैंगलोर मैसूरू हाईवे पर ईगल्टन गोल्फ रिजॉर्ट में तलाशी के दौरान महत्वपूर्ण सबूत नष्ट करने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। अधिकारियों ने वहां से करीब 8.83 करोड़ रुपए नकद जब्त किए थे। शिव कुमार का कहना है कि जांच राजनीतिक रूप से प्रेरित थी। केस में जमानत देते समय ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बिना अनुमति भारत न छोड़ने का आदेश दिया था। इसी के तहत शिव कुमार ने अगले 2 साल में व्यावसायिक उद्देश्यों और राज्य मंत्री के तौर पर अपने कर्तव्यों के सिलसिले में विदेश यात्रा की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने 15 मई के आदेश में पाया कि उनका आवेदन वास्तविक प्रतीत होता है। कोर्ट ने माना कि शिव कुमार को समान राहत से इनकार करने का कोई कारण नहीं है। कोर्ट ने यह भी देखा कि 2 से आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगवा दी। इसलिए कोर्ट ने नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक ट्रायल के लिए शिव कुमार की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं हो सकती। इसके अलावा कोर्ट ने नोट किया कि ये पहली बार नहीं है जब शिव कुमार को विदेश यात्रा की अनुमति दी गई हो। इससे पहले वो 28 मार्च 2022 से 3 अप्रैल 2022 के बीच संबंधित कोर्ट से अनुमति लेकर दुबई गए थे। 2024 में भी उन्हें 1 साल के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने अपने ताज़ा आदेश में नोट किया कि इन सभी कारकों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने शिव कुमार को 2 साल की अवधि में सशर्त विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझे कि स्थायी भूमि पट्टा क्या है, किन शर्तों के तहत इसे रद्द किया जा सकता है।
आपने कभी सुना है कि किसी के पास प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट परमानेंटली लीज पर हो? इसे ही परपेचुअल लैंड लीज कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट, डेवलपमेंट अथॉरिटी या ओरिजिनल ओनरशिप राइट्स अपने पास रखते हुए किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्टी यूज करने का लॉन्ग टर्म राइट देते हैं। कई केसेस में 99 ईयर्स के लिए और कभी कभी इनडेफिनिट ड्यूरेशन तक। लेकिन परपेचुअल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लीज कभी टर्मिनेट ही नहीं हो सकती। अगर लीज होल्डर लीज कंडीशंस वायलेट करे, जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस करना, प्रॉपर्टी का कमर्शियल मिसयूज, लीज रेंट का नॉन पेमेंट या ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शंस तोड़ना, तो अथॉरिटी लीज को कैंसिल भी कर सकती है। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 105 और टर्मिनेशन ऑफ लीज से रिलेटेड सेक्शन 111 के अंडर गवर्न होता है। गवर्नमेंट लीज में रेलिवेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी रूल्स और गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट 1895 भी अप्लाई होता है। इस इशू पर सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, अग्रवाल एंड मोदी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, जहां कोर्ट ने क्लियरली होल्ड किया था कि लीज कंडीशंस का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जरूरी है और सीरियस वायलेशंस की सिचुएशन में कैंसिलेशन लीगली वैलिड हो सकते हैं। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। फिलहाल कोर्ट राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.